मुसलमानों की बात करेंगे, पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनके अलावा भी और मुख्यमंत्री होंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? बिहार चुनाव में आज से महाप्रचार का दौर शुरू हो गया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली शुरू हुई, दूसरी तरफ महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी अपनी रैली शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक समझा आपने कि एनडीए खेमे ने बिना सीएम चेहरा घोषित किए नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का अपना रणनीति आगे बढ़ाई है, जिसे बिहार की जनता नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश एकनाथ शिंदे के रूप में देख रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज सुबह अपनी रैली की शुरुआत में एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में हेलीकॉप्टर में तेजस्वी प्रसाद, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से सीएम पद के चेहरा हैं, उनके साथ बगल में मुकेश सहनी हैं, जो वीआईपी पार्टी से हैं और अति पिछड़े समुदाय से यानी मल्ला के बेटे हैं, सन ऑफ मल्ला अपना नाम रखते हैं, जिन्हें महागठबंधन ने डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार बनाया। तीसरे चेहरे के रूप में आईआईपी पार्टी के आईपी गुप्ता हैं। आईपी गुप्ता तांती पान समाज के, पनवाड़ी समाज के उस तबके से आते हैं जो फिलहाल अति पिछड़े समुदाय में आता है, लेकिन उसकी मांग है कि उसे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनके समाज की स्थितियां बहुत खराब हैं और उनकी पहचान बनकर के आईपी गुप्ता एक मजबूत चेहरा बनकर के उभरे हैं। और चौथा चेहरा कारी शोएब का है, जो आरजेडी की तरफ से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इससे एक मैसेज दिया। मैसेज ये है कि इस समय जो डिबेट शुरू कर दी है बीजेपी और खासकर एनडीए कुनबे ने, भाई मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव हो गए, डिप्टी सीएम हो गए मुकेश सहनी, फिर मुसलमान कहां है, दलित कहां है। फिर इसका जवाब देते हुए कल एक छोटी सी बाइट खुद तेजस्वी यादव की भी वायरल हुई, जिसको आपको सुनना चाहिए। नहीं, मुकेश सहनी जी के अलावा, मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके अलावा भी और मुख्यमंत्री होंगे, जो कि समय पे बता दिया जाएगा। यानी अपनी बातचीत में तेजस्वी यादव साफ कह रहे हैं कि हम आगे 2 डिप्टी सीएम और बनाएंगे। और ये केवल कल शाम अलग से तेजस्वी ने नहीं कहा, उसी महागठबंधन के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डिप्टी सीएम के नाम पर मुकेश सहनी का नाम अनाउंस किया गया, उसके ठीक बाद पूरे प्रेस के सामने इस बात की घोषणा की गई कि एक व्यक्ति जो दलित कोटे से भी आएंगे और एक और डिप्टी सीएम होंगे, यानी लगभग 2 और डिप्टी सीएम होंगे। इसी बात को तेजस्वी यादव ने और स्पष्ट करते हुए कहा कि एक तो मुकेश सहनी जी का नाम तो स्पष्ट है, लेकिन 2 और डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। और भीतर खाने की खबरों के मुताबिक एक डिप्टी सीएम जो दलित समाज से आएंगे वो कांग्रेस के कोटे में दिया गया है, और आरजेडी की तरफ से एक मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाए जाने की अंदर खाने चर्चा तेज हो चुकी है। आज इसी बात को जब देखा गया कि बीजेपी और एनडीए की तरफ से उठाया जा रहा है कि हाय मुसलमानों के साथ यह अन्याय है, पहला सवाल किसने किया? चिराग पासवान ने। सुनिए चिराग बाबू क्या कह रहे हैं। मुसलमानों की बात करेंगे, पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के, धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। मुझे अफसोस है कि चिराग पासवान आरएसएस के शाखा में निकले हुए नरेंद्र मोदी के हनुमान बन गए। उन्होंने भुला दिया कि उनके पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी किस सामाजिक न्याय की और समाजवाद की राजनीतिक पाठशाला से निकले थे। और उनकी पाठशाला में एक वो समय था जब 2005 का वक्त था, किसी भी पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, और उस समय जब उनको मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की कवायद हुई, बात नहीं बनी, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं उस पार्टी को समर्थन दे दूंगा। लगभग 34-35 सीटें रामविलास पासवान जी की पार्टी को आई थी, उस पार्टी को समर्थन देने का उन्होंने ऐलान कर दिया जो चेहरा मुख्यमंत्री का मुसलमान को बनाए। बात बनी नहीं और उसके बाद मध्यावधि चुनाव हो गए। ऐसे में रामविलास पासवान जी की वारिस, हालांकि उनकी ऑफिशियल वारिस नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने पहले रामविलास पासवान जी का सारा सामान फेंकवाया सड़क पर,
और चिराग पासवान जी नाराज होते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2020 में उनका इस्तेमाल किया गया नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, बाहर से और अब के भीतर से इस्तेमाल किया गया। उनकी पार्टी ने लगभग 29 में से केवल एक मुसलमान को टिकट दिया, और चिराग पासवान जी को अभी आपने सुना कि वो ये परेशानी व्यक्त कर रहे हैं कि हाय मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हो पाया। और उसके बाद जेडीयू एनडीए कुनबे की तरफ से एक पोस्टर वायरल कराया गया, लड्डू बनाम कद्दू का। एक डिबेट छेड़ दी गई कि यादव की आबादी इतनी है, सहनी की आबादी इतनी है, और मुसलमान कहाँ हैं। वो चाहते थे कि इस मुसलमान सवाल को हिंदू बनाम मुसलमान की बाइनरी में ले जाएं, और बीजेपी ये काम कर नहीं सकती, क्योंकि उसे एक मुख्तार अब्बास नकवी और एक शाहनवाज हुसैन केवल इस काम के लिए चाहिए कि चेहरा दिखाते रहें। आज तक भारतीय जनता पार्टी एकाध अपवाद किसी छोटे मोटे चुनाव को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आज तक मुसलमानों को एक टिकट नहीं देती। प्रकारांतर से वो कहती है कि मुझे मुसलमानों का वोट भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हिंदू बना करके गोलबंद करती है। जो पार्टियां सेकुलरिज्म की भी बात करें, संविधान प्रदत्त न्याय और समता की बात करते हुए कहें कि जितने हिंदू और उतने मुसलमान बराबर की तरह से देखे जाने चाहिए, बाबा साहब का संविधान ये कहता है। यही भारतीय जनता पार्टी उन दलों को भी मुस्लिम परस्त और तुष्टीकरण की भाषा बोल करके हिंदू विरोधी बना देती है। क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या राष्ट्रीय जनता दल, ये साजिश बीजेपी की है। इसलिए बीजेपी ने अपने कुछ बी टीम के छुटभैये लोगों को काम पर लगा रखा। बीजेपी और उनके इशारे पर काम करने वाले ट्रोलरों ने यह अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि अब मुसलमान नाराज हो जाएगा। लेकिन इस तुरुप के इक्के का जवाब चूंकि एनडीए के पास नहीं था। सीएम फेस अगर तेजस्वी हो गए तो नीतीश कुमार क्या सीएम फेस है कि नहीं, इसका जवाब बहस से गायब हो जाए। मुकेश सहनी ने इसका एक जवाब दिया कि हमने अगर डिप्टी सीएम की बात महागठबंधन के साझापन से कही है तो बीजेपी और एनडीए वालों का दर्द क्यों है। जरा सुनिए मुकेश सहनी को। डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप वो फिक्र मत कीजिए। ये वही मुकेश सहनी है जिन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कल तक तो हमारा साथ लिए, फिर हमारी पूरी चुने हुए लोगों को छीन करके लील गई बीजेपी। मजबूरी में न हमें हक मिला न सम्मान मिला, हम महागठबंधन की तरफ गए तो हमें डिप्टी सीएम का चेहरा मिला। बीजेपी को किस बात का दर्द है? क्या वो अति पिछड़ा विरोधी है? तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा भाई? आपको इतना परेशानी क्यों होता है? तो हमें तो पता है कि आपको दर्द और परेशानी इस बात का होता है कि एक गरीब पिछड़ा का बेटा कैसे राज्य में डिप्टी सीएम बन सकता है, कैसे हमने मंत्री बना तो आपने कैसे हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। पहले इस सवाल का जवाब दे। बीजेपी पॉइंट डिबेट का डिस्टर्ब करना चाहती है, इसीलिए सीएम फेस नीतीश कुमार नहीं होंगे, इस पर जवाब ही नहीं दे रही। और खुद जेडीयू अकेली पार्टी जेडीयू है, और कभी कभी चिराग पासवान या कभी कभी जीतन राम मांझी बोल दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा बोल दे रहे हैं। बीजेपी का एक नेता कभी ये कहता हुआ नहीं सुनाई देगा कि सीएम फेस नीतीश है, क्योंकि अमित शाह ने लकीर खींच दी है। इस पर डिबेट ना हो इसलिए लड्डू और कद्दू का पोस्टर वायरल करा दो ताकि गिरिराज सिंह जैसे नफरती नेताओं को, योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर बुर्का का भाषण दिया था योगी आदित्यनाथ ने, याद है ना आपको, उस भाषण को, उस नैरेटिव को बल मिल जाए और पूरी बीजेपी और एनडीए ये दिखाने लगे कि देखो देखो ये मुसलमान को सीएम बनाना चाहते हैं। क्योंकि घुसपैठिए वाले डिबेट से लेकर के बुर्का, हलाला वाले डिबेट से लेकर के हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण, इन तमाम नैरेटिव में बीजेपी चाहती है कि पूरा मुसलमान विरोधी चुनाव हो जाए, और इसलिए कुछ ऐसे लोगों को भेजेगी जो सोशल मीडिया पर लिखेंगे कि क्या मुसलमान केवल दरी बिछाने के लिए। देखिए भाई, लोकतंत्र में कोई दरी नहीं बिछाता। अगर जो भी नेतृत्व करता है वो एक बड़े समूह का दिल जीत करके अपने साथ गोलबंद करता है। अगर नरेंद्र मोदी भी 2014 में गए तो उनकी पहली कोशिश ये थी कि पिछड़ा बन के भी वोट मिले तो ले लो, बिजनेसमैन बनकर वोट मिले तो ले लो, व्यवसायियों का हितैषी बनकर वोट मिले तो ले लो, हिंदू बनकर वोट मिले तो ले लो, मुसलमान और पाकिस्तान के खिलाफ बोलकर वोट मिले तो ले लो, और ज्यादा वोट ले लो ताकि वहां पहुंच जाओ। लेकिन इस तर्क को यह कहना कि 2.5% मुकेश सहनी है या 14% यादव है, इस तर्क से 19% जहां पर मुसलमान है, उस तर्क से क्या 19% वाला अकेले सीएम या डिप्टी सीएम बन सकता है या 14% वाला बन सकता है?
डिबेट इस बात की नहीं है, डिबेट इस बात की है कि पॉलिटिक्स का नैरेटिव किसका है। एनडीए कुनबा साफ मुस्लिम विरोध पर टिका हुआ है। ये वही एनडीए है जिसमें नीतीश जी, अब वो साहस भी नीतीश जी में नहीं बचा है कि जो सांप्रदायिकता की नफरत को रोक पाए। और पूरा पिछड़ा, अति पिछड़ा समुदाय, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, चारों लोग बीजेपी के सामने ये कहने की हिमाकत नहीं कर सकते कि आप हिंदू बनाम मुसलमान पर वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन वो काम बीजेपी करवाएगी पीछे से। आपको देखिएगा कई ऐसी आईडी मिलेंगी जो मुसलमान के नाम से होंगी। हो सकता है वो आरएसएस या बीजेपी वाला कोई चला रहा, कोई यादव का कोई सहनी नाम से या कोई और नाम से, मुस्लिम नाम से हजारों आईडी सोशल मीडिया पर ऐसे मिलेंगी जिसका तार आरएसएस वाले किसी आईटी सेल से जुड़ा होगा और वो नफरती बातें करेंगी। ये वही बीजेपी है जो बिसात बिछा करके आपस में तोड़ना चाहती है। मुसलमानों में जो समझदार मुसलमान है वो सब जानते हैं कि उन्हें असली खतरा किससे है। वो आरजेडी और कांग्रेस से भी लड़ेंगे और लड़ते रहे हैं, लड़के अपना रास्ता बनाएंगे, लेकिन वो बीजेपी से अपने वजूद को बचाएंगे, ये उनके सामने साफ है। इसीलिए उस बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए कि जिन्होंने पूर्व सीमांचल के 4 जिलों में घुसपैठिया की डिबेट अपनाई और पता चला कि वहां केवल 3 मुस्लिम घुसपैठिया निकला, और पूरे मुसलमानों को बदनाम करने की प्रकारांतर से डिबेट बीजेपी चलाती है। तो क्या ऐसा किया महागठबंधन ने कि सीएम फेस के साथ 3 डिप्टी सीएम का फेस घोषित करना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कुनबे के सामने सबसे बड़ी मुसीबत पैदा कर गया क्या? और इसका जवाब उनके पास नहीं है। और यह पूरा पटना और पूरा बिहार में डिबेट खड़ी है। मुकेश सहनी अति पिछड़ा, एक दलित और एक मुसलमान, यह रणनीति है महागठबंधन की। और तेजस्वी यादव ने इस बात को मीडिया के सामने भी बोला कि उचित समय पर हम बाकी 2 डिप्टी सीएम का भी ऐलान कर देंगे। तो ऐसे में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का एक होना, क्या भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू कोई टिकेगा इसमें? और अगर ये एक हो गया तो लड्डू कौन नहीं खा पाएगा? आरएसएस और बीजेपी। इसलिए कद्दू वाली डिबेट को खड़ा कर दो कि मुसलमान दरी बिछाता है, ऐसा कहीं नहीं है। ये वही आरजेडी की सरकार है जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी एक समय में विपक्ष के नेता, विरोधी दल थे, और एक समय में जब सरकार थी आरजेडी के गठबंधन में तो वित्त मंत्री जैसे बड़े ओहदे पर थे। पिछली बार जब 2022 में सरकार गठबंधन की बनी थी तो 4-4 विधायक मुसलमानों के मंत्री बनाए गए थे। और ये वही बिहार की समाजवादी परंपरा है जिसमें सब साथ में खड़े होकर के सांप्रदायिकता के रथ को रोके थे। ये वही लालू प्रसाद की विरासत है जिसने समस्तीपुर में सांप्रदायिक दंगाई रथ को रोक दिया था। ये वही विरासत है जिसमें लालू यादव ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से, ये वही लालू यादव के भाषण की याद का विरासत है जिसने कहा था कि अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कम बजाने कौन जाएगा, और इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा। हमारे लिए जितना एक प्रधानमंत्री की जान का कीमत है उतना ही आम इंसान की जान का कीमत है। हम अपने राज्य में दंगा नहीं फैलने देंगे। इसलिए सबको पता है कि बिहार में दंगा कराने का कौन पॉलिटिक्स करता है। और अगर जैसे ही महागठबंधन ये घोषित कर देता कि एक मुसलमान डिप्टी सीएम भी होगा, ये वही बीजेपी है जो शहाबुद्दीन को बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली, आतंकी कुछ भी कहती है और उनके बेटे को टिकट देने पर मुद्दा बना देती, लेकिन आनंद सिंह को चुनाव लड़वाएगी, आनंद मोहन के बेटे को टिकट देकर के चुनाव लड़वाएगी। जितने बाहुबली हैं वो जेडीयू, एनडीए, कुनबे से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर डिबेट नहीं करेगी, लेकिन किसको अपराधी और बाहुबली बनाएगी? एक मुसलमान को। ऐसे में क्या मुसलमानों को इतना नादान या राजनीतिक समझ के लिहाज से इतना कमजोर समझना उचित है कि मुसलमान लड्डू और कद्दू वाली डिबेट में चले जाएंगे, दरी बिछाने वाली डिबेट में चले जाएंगे? जितने भी इस मुल्क के आईन से मोहब्बत करते हैं, जितने भी लोग समाजवाद और सामाजिक न्याय में यकीन रखते हैं, वो इन तमाम लोगों को एकजुट करने की बात में एनडीए के सामने एक मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इसलिए एनडीए ने अपने कुछ लोगों को काम पर लगा दिया है। किसी को हिंदू बनाकर, यादव, पासवान बनाकर, सहनी बनाकर काम पर लगा दिया कि यादव बोल करके आईडी ऐसा लिखेगी ताकि नफरत का माहौल जाए कि देखो यादव की सरकार आ जाएगी तो क्या होगा। और यह काम बीजेपी वाला करवाता है। ऐसे ही तमाम मुसलमानों को, कुछ को बी टीम बनाकर भेज दिया है, कुछ को आईडी, फर्जी आईडी बनाकर लगा दिया है, और लड्डू कड्डू वाली डिबेट से पूरी बहस को डिरेल कर रहा है। आपका क्या मानना है कि एक सीएम और 3 डिप्टी सीएम, जिसमें से एक अति पिछड़ा, एक दलित और एक मुसलमान की डिबेट, क्या एनडीए का
सूपड़ा साफ करने के लिए महागठबंधन ने बिछा दी है कि नहीं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी का नैरेटिव, आरएसएस का हिंदुत्व वाला नैरेटिव ध्वस्त नहीं हो जाएगा? अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि ये गठबंधन की तुरुप का इक्का है और एनडीए के लिए मुसीबत है कि नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम जरूरी मसलों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।